और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के आदेश के बाद ईरान ने इजराइल को जवाब देने का मूड बना लिया है। ईरान की सेना ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दिया। दावा यह भी किया गया कि अमेरिकी सैटेलाइट ने ईरान में मिलिट्री मूवमेंट रिकॉर्ड की है। इजरायली आर्मी की रेडियो सेवा ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया। विदेशी मीडिया कान न्यूज ने भी हमले का संकेत देने वाली ईरान की तैयारी की पुष्टि की है। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी है। इजराइल ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला किया, जहां से इजराइल में गलीली में रॉकेट दागे जा रहे थे। हिजबुल्लाह ने यहां से 30 रॉकेट दागे थे। इजराइल की एयर स्ट्राइक में लॉन्चर के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। तो नेतन्याहू पर आने वाले कुछ दिन भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में ऐसे इलाके में दाखिल हो चुकी है जहां उसे हिजबुल्लाह से बहुत खतरनाक युद्ध लड़ना पड़ सकता है। नेतन्याहू इसीलिए परेशान है क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही इजराइल के 62 सैनिक मारे जा चुके हैं। बेरूत में इजरायली सेना का बारूदी जलजला। लेबनान का टायर शहर राख में तब्दील। ताजा हमले में 52 लोगों की हुई मौत। बम वर्षक B-52 के कहर से लेबनान तबाह। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले को और तेज कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान की राजधानी बेरूत के साथ ही आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक्स कर रही है और हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। हालांकि इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। इजराइल ने एक बार फिर पूर्वी क्षेत्र में कई एयर स्ट्राइक्स की है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के 52 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले बालबेक, अल अलक, यूनीन, बदनियल, अल बजालिया, अमहाज, इयाट, लव्वे, हरबता, नहले, तराया और हौश ए नबी इलाके से हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के 72 लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में पूर्वी क्षेत्र के कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ। कई घर और इमारतें ध्वस्त हो गए, सड़कों में गड्ढे हो गए, कई वाहनों को ही नुकसान पहुंचा। 3 सितंबर से इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी हवाई हमले शुरू कर दिए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 8 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत के बाद से लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 2867 तक पहुंच गई, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 13,047 हो गई है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया है साउथ लेबनान का, और ये जो एरिया देख रहे हैं उसके साथ में इसराइल का बॉर्डर आगे है और वहाँ पर ग्राउंड पर लड़ाई हो रही है हिजबुल्लाह और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो ये सारे इलाके हैं, यहाँ से लोग निकल चुके हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे कई घर बर्बाद हुए हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं साउथ लेबनान के, और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बमबारी की वजह से तबाही हुई है। जो इस्राएली फोर्सेस की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जगह जगह पे यहाँ तबाही हुई है इन इलाकों में। देखिए साथ ही ये मकान आप देखिए किस तरीके की बर्बादी यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो जहाँ पे भी हम नज़र दौड़ा रहे हैं, वहाँ पे इन पहाड़ी इलाकों में या साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में
हमें जगह जगह पर इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। आप देखिए क्या हाल हुआ है इन मकानों का। हालांकि इन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं हैं, 2, 3, 4 मंजिल तक ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जबकि बेरोत में 30, 40, 50 मंजिला इमारतें हैं। और जब उन इमारतों पे रॉकेट या मिसाइल दागे जाते हैं तो बिल्कुल वो सब पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाती है, ज़मीन दोज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे घरों पे भी लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का इजराइल की सेना ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रात में इजराइल की सेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में खुफिया हेडक्वार्टर को निशाना बनाते दिखे। इसके साथ ही इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री समेत कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस बीच हिजबुल्लाह एक बार फिर इजराइल की सुरक्षा दीवार को भेदने में कामयाब हुआ है। हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट्स इजराइल के बिल्कुल बीचों बीच टीरा इलाके में घुसने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह ने इस हमले में टीरा इलाके के एक अपार्टमेंट को मलबे में तब्दील कर दिया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हमले में 19 इजरायली घायल हुए हैं। सिर्फ टीरा ही नहीं, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की यूनिट नंबर 8200 पर भी रॉकेट हमला करने का बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल की यूनिट नंबर 8200 के गिलॉट बेस पर हमला किया। इजराइल की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायली हमले में कोई किंतु परंतु नहीं है। नेतन्याहू और उनकी फौज के सामने ये क्लियर है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को वहां पहुंचा देना है जहां से उनकी वापसी की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं बचे। इजराइल तकनीक के दम पर हिजबुल्लाह के कमांडरों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। ऐसी कोई जगह लेबनान में नहीं बची है जहां हिजबुल्लाह के कमांडर अपनी जान बचा सके। एक और बात जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जाती है वो ये कि गाजा में हमास की तरह हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुरंगें उस स्तर पर नहीं बनाई है, लिहाजा वो खुले आसमान के नीचे होते हैं और इजरायली टारगेट का आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसके साथ हिजबुल्लाह को ईरान से मिल रही मदद की खेप में भी अड़चन आनी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह सरेंडर के लिए तैयार। इस बीच ये चौंकाने वाली खबर भी आई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही लड़ाई रुक सकती है। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर समझौते पर सहमति तक पहुंचने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत स्थानीय निवासी अपने घरों को लौटेंगे और इजरायली फोर्स लेबनान से वापसी करेगी। इजरायली हमलों से करीब आधा लेबनान खंडर में तब्दील हो गया है। हिजबुल्लाह का नया चीफ युद्ध विराम की गुहार लगा रहा है और इसीलिए इजराइल ने अपने हमलों को लेबनान में बढ़ाकर हिजबुल्लाह के खिलाफ आखिरी जंग छेड़ दी है। इजरायली मीडिया ने लेबनान के बीच युद्ध विराम के मसौदे का भी खुलासा किया है। जो बाइडेन के दूत होचस्टीन की ओर से तैयार किया गया ये दस्तावेज इजराइल की सरकार के सामने पेश किया गया है। मसौदे का मुख्य बिंदु ये है कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701 को मान्यता देते हुए पूर्ण प्रभाव में लाया जाएगा। विशेष रूप से हिजबुल्लाह और एक दूसरे सशस्त्र समूह इजराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल लेबनान में सैन्य और सरकारी लक्ष्यों सहित आक्रामक अभियान नहीं चलाएगा। साथ ही ड्राफ्ट के मुताबिक इजराइल को 1 हफ्ते के अंदर दक्षिणी लेबनान से हटना होगा। कथित तौर पर इसे लेबनानी सशस्त्र बलों से बदला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी अमेरिका और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेंगे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी कई अहम मांगे छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। इसमें लितानी नदी से पीछे हट जाना भी शामिल है। हिजबुल्लाह एक बिना सैनिकों वाला क्षेत्र स्थापित करने पर भी सहमत हो गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह गाजा से सीधे जुड़े रहने पर जोर नहीं दे रहा है। इससे एक युद्ध विराम का रास्ता जल्दी ही खुल सकता है। लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701 के शब्दों में एक शब्द भी बदलना असंभव है। अब गेंद नेतन्याहू के पाले में है। लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने कहा, मैंने युद्ध विराम, सेना की तैनाती और संकल्प 1701 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी बिंदुओं को पूरा कर लिया है।
हम नेतन्याहू के साथ होचस्टीन की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम समझौता हो जाएगा। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की ओर से भी युद्ध विराम पर बयान आया है। नईम कासिम ने कहा कि उनका समूह खास परिस्थितियों में युद्ध विराम पर सहमत हो सकता है, क्योंकि इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह के गढ़ों पर बमबारी बढ़ा दी है। कासिम ने इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट के भीतर युद्ध विराम की शर्तों को लेकर चल रही चर्चा के बीच ये बयान दिया है। लेकिन युद्ध विराम के इस दस्तावेज के आगे बढ़ने के पहले ही लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजरायल पर युद्ध विराम के प्रयासों को खारिज करने का आरोप लगाया है। इजरायली फोर्सेज की ओर से बेरूत के दक्षिणी शहरों और लेबनान के दूसरे क्षेत्रों में बमबारी शुरू करने के बाद लेबनानी पीएम ने ये आरोप लगाया। हमास नहीं चाहता युद्ध विराम। लेबनान में युद्ध विराम की खबरों के बीच गाजा से भी सीज फायर की संभावना की रिपोर्टें आ रही हैं। अमेरिकी चुनाव से पहले गाजा संघर्ष विराम और बंधक डील को लेकर वार्ता एक बार फिर तेज हो गई है। हमास इजराइल के सामने अमेरिका और मध्यस्थों ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें गाजा में कुछ दिनों के संघर्ष विराम के 7 बंधकों की रिहाई शामिल है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया, वहीं हमास की ओर से इसमें विश्वास की कमी के संकेत मिले हैं। हमास के अधिकारी समी अबू जुहरी ने कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा से कहा कि प्रस्ताव में प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है। हमास गाजा में इजरायली बंदियों की रिहाई के बदले में अस्थायी युद्ध विराम स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद इजराइल अपनी बमबारी फिर से शुरू कर देगा। इस हफ्ते इजराइल के मोसाद प्रमुख और CIA डायरेक्टर ने कतर की राजधानी में हुई युद्ध विराम वार्ता में हिस्सा लिया था। अगस्त में युद्ध विराम प्रयासों के विफल होने के बाद यह पहली हाई लेवल मीटिंग थी। गाजा में हमास के पास लगभग 100 इजरायली बंधक हैं। बंदियों के परिवार लगातार अपने रिश्तेदारों की रिहाई के लिए इजरायली सरकार पर युद्ध विराम का दबाव डाल रहे हैं। इसको लेकर इजराइल के बड़े शहरों में आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अभी तक स्थायी युद्ध विराम के लिए हामी नहीं भरी है। नए संघर्ष विराम समझौते में ये सार्वजनिक नहीं हुआ है कि ये संघर्ष विराम कितने दिन के लिए किया जाएगा। पिछले महीने मिस्र के राष्ट्रपति सीसी ने 4 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 4 बंधकों की रिहाई शामिल थी। उस समय उन्होंने कहा था कि इस युद्ध विराम के जरिए स्थायी युद्ध विराम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमास किसी भी अस्थायी समझौते पर साइन करने के लिए राजी नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि इजराइल बंधकों की रिहाई के बाद और अमेरिका में चुनाव के बाद फिर से हमले शुरू कर देगा। कुल मिलाकर ना तो हिजबुल्लाह ना ही हमास के साथ इजराइल का फिलहाल कोई सीज फायर होता दिख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तोपें गाजा और लेबनान में अभी गरजती रहने वाली हैं, और कब तक ये चलती रहेंगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इजराइल ने उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह नेवी के टॉप कमांडर को पकड़ लिया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के उन 2 टॉप कमांडर्स को भी मार गिराया है जिन्होंने अक्टूबर में 400 रॉकेट से इजराइल को दहलाया था। लेकिन 24 घंटों के अंदर सबसे बड़ा झटका तो हमास को लगा है। जबालिया में जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजराइल आर्मी की सबसे खौफनाक सैन्य ब्रिगेड टैंक के साथ जबालिया को रौंद रही है। नेतन्याहू आर्मी की कफीर ब्रिगेड जमीन पर जितना कहर बरपा रही है, उससे भयावह हमले आसमान से आईडीएफ के जंगी जेट कर रहे हैं। जैसे खान यूनिस इजराइल के बारूदी प्रहार से दहल रहा है, वैसे ही दृश्य पूरे लेबनान में दिख रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की टोटल तबाही का ऑपरेशन नेतन्याहू ने शुरू कर दिया है। ऑपरेशन में इजराइल सिर्फ अब दुश्मनों के टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुला रहा है। हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडर खलास। हमास की पूरी पॉलिट ब्यूरो का सफाया। इजराइल के टारगेट पर आया नईम कासिम। खामनेई को नहीं मिल रहे
टॉप कमांडर। इजराइल ने दोनों फ्रंट पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुश्मनों के टॉप कमांडरों का खात्मा किया है, जिसके साथ हमले की धार तेज हो गई है। लेबनान और गाजा पट्टी में बारूदी कोहराम चरम पर पहुंच गया है। नेतन्याहू आर्मी का आसमानी प्रहार से लड़ाका ग्रुप्स में हाहाकार मचा हुआ है। आईडीएफ ने इजराइल पर 400 रॉकेट दागने के जिम्मेदार 2 हिजबुल्लाह के कमांडो को मार गिराया है। दोनों कमांडो ने अक्टूबर के महीने में ही इजराइल पर 400 रॉकेट की बौछार की थी। लेबनान के टायर सिटी में हिजबुल्लाह कमांडर मूसा इज अल दिन और आर्टिलरी कमांडर हसन मजीद दाइब को बम बरसाकर इजराइल ने ढेर कर दिया है। टायर सिटी को इजराइल ने बारूदी मार से भूतहा शहर बना दिया है। आईडीएफ की बमबारी से टायर शहर खंडहर की शक्ल ले चुका है। बावजूद इसके इजराइल बारूदी डोज कम नहीं पड़ने दे रहा है, ना तो लेबनान फ्रंट पर ना ही हमास के खिलाफ। गाजा में इजराइल ने अब हमास की पूरी लीडरशिप का खात्मा करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास की पोलित ब्यूरो के आखिरी बचे हुए लीडर इज अल दिन कसाब को मार गिराया गया है। इजराइल ने इज अल दिन कसाब हमास की राजनीतिक ब्यूरो का सबसे ताकतवर मेंबर बताया है। कसाब को दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में निशाना बनाया गया जब वो कार से खान यूनिस में कहीं जाने के लिए निकला। ठीक उसी समय कसाब की गाड़ी को टारगेट कर बम बरसाया गया। बम धमाके के बाद कसाब की गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। हमले में कसाब का करीबी ऐमान आयश भी मारा गया। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक आईडीएफ के हवाले से बताया गया है कि कसाब इजरायली हवाई हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में मारा गया। यानी अब गाजा में हमास के टॉप कमांडो का टोटल खात्मा हो चुका है। कसाब को मारने के बाद इजराइल ने ऐलान किया है कि उन्होंने हमास की लाइफलाइन काट दी है। חרדי, בני ברק, רצה להתגייס, המשפחה שלו לא תמכה בהתחלה, מהרגע שהוא התחיל חיבקה אותו בשתי ידיים, נמצאת איתו גם לפני שהוא נפצע, בוודאי אחרי שהוא נפצע, ואני אומר לכם, השאלה שלנו זה איך אנחנו עושים הרבה יותר כאלה. זה מה שנכון חברתית.